बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के सामाजिक विषय का नागरिक शास्त्र का पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो कक्षा 7 का जो नागरिक जीवन है उसके अभी 2 चैप्टर के मैंने अभ्यास कार्य करा दिया है, उनको भी आप देख लीजिएगा। और ये तीसरा चैप्टर है आपका कार्यपालिका कानून लागू करना, इसका भी अभ्यास कार्य आप लोग कर लीजिए, समझ लीजिए। तो लेकिन इस सब के पहले आपको मेरा वो वीडियो भी देखना होगा जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी आपको। पहले आप पाठ को समझ लीजिए, उसमें बहुत विस्तृत से मैंने अच्छे से समझाया है। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य करें। उससे क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पाठ 3 है आपका कार्यपालिका कानून लागू करना के अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है आपका, हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है। प्रश्न आपका पूछ रहा है कि हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि तीन संस्थाएं, हमारा जो देश का विभाजन है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। कोई अगर कानून का पालन नहीं करता तो न्यायपालिका उसको कानून मनवाने के लिए बाध्य करती है। तो इस तरह से आपका प्रश्न है कि हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तर है आपका, हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। अर्थात हमारे भारत में कानून कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। तो उत्तर है, संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करें तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और बजट पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। जो आपकी कार्यपालिका है, जो मंत्रिपरिषद है, उसको भी नियंत्रित करना ज़रूरी है। अगर कोई का नियंत्रण नहीं होगा तो सब फिर उसमें मनमानी होने लगेगी। तो संसद जो है वो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य नहीं करते तो हम क्या कर सकती है, संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। बहुमत से, 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाएगा तो मंत्रिमंडल को हटा दिया जाएगा। इसलिए मंत्रिमंडल को हमेशा सबका विश्वास लेके ही काम करना पड़ता है। इसके अलावा भी सांसद जो होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आपने इस विषय में काम किया, क्या काम किया, या इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, या आपने कानून बनाया या लागू किया तो इससे क्या हुआ। किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान भी आकर्षित कर सकते हैं कि देखिए इस क्षेत्र पर ये हो रहा है, इसमें ये सुधार की आवश्यकता है ना। बजट पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। तो इस तरह से संसद जो होती है वो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन निर्वाचक मंडल जो है इसमें कौन लोग सदस्य होते हैं। तो उत्तर है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सदस्य होता है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में? संसद के दोनों सदनों के पूरे सदस्य होते हैं और जो राज्य होते हैं उनकी विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से इतने लोग मिलकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है।
मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना है, उसमें कुछ मतलब हम लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा, सही कार्य नहीं हो रहा है, तो हम कैसे हटाएंगे? उत्तर है आपका, यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे, संविधान के प्रावधानों मतलब संविधान के नियमों का उल्लंघन करे, तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो इस तरह से हम राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, अगर वो संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करते हैं तब। इस तरह से आता है अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो उत्तर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब आता है आपका खाली स्थान का नंबर है, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। खा नंबर, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसमें आप भर दीजिएगा राष्ट्रपति। गा नंबर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। घा नंबर, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती आवश्यक है। इस तरह से ये आपका खाली स्थान है, आपको दिख रहा है, इसको आपको भर लेना है और सही गलत का चिन्ह भी लगाना है। अगला प्रश्न है आपका का नंबर है, संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। सही। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। गलत। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सही। कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। गलत। इस तरह से आपका ये समाप्त होता है चैप्टर। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी विषयों और भी पाठों को डालती रहूँगी और आपको समझाती रहूँगी। धन्यवाद।